हेलो बच्चों, नीट 2025 का अगर टारगेट है तो वन शॉट लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है 45 डेज का क्रैश कोर्स। एनिमल किंगडम को हम लोग निपटा कर चुके हैं, स्वाहा कर चुके हैं उस लेक्चर को। और अब बारी आ रही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इसमें से आपको एक अथवा तो दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मेनली क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो प्रोटिस्टा से आ रहा है अथवा तो वायरसेस से पूछा जा रहा है। तो इसको जम करके पढ़ना है जरा, एक शॉट में इसको हम लोग निपटाएंगे। लगभग 1.25 घंटा का लेक्चर होने वाला है। अच्छे से अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और जुट जाइए हमारे ग्रुप के साथ पढ़ाई करने में। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम टॉपिक्स देखेंगे यहाँ पे। तो बच्चों, जैसा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, एनसीईआरटी हर जगह पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती है, तो उस इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। इंट्रोडक्शन के बाद हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम क्लासिफिकेशन को करने के लिए किस आधार पे करते हैं, तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। उसके बाद जब हम बेसिस जान जाएंगे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में डिवाइड करके किंगडम्स को पढ़ेंगे। इसमें से अब आप देख पा रहे हैं कि जो मोनेरा है बच्चों, ये प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। बाकी प्रोटिस्टा को अलग से हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। और बाकी बचे फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो ये सबके सब बेटा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स कहलाते हैं। और विटाकर के क्लासिफिकेशन में कहीं भी वायरसेस और वायरॉइड का, लाइकेंस का क्लासिफाई कहीं नहीं किया गया है। इनके लिए अलग से स्थान दिया गया है, तो हम अलग से पढ़ेंगे इनको। ये कुछ हेडिंग्स होंगी जो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है। किसी चैप्टर को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है? एनसीईआरटी कहती है कि जब से ह्यूमन का सिविलाइजेशन हुआ है, जब से हम सिविलाइज्ड हुए हैं, समाज में हमने रहना आरंभ किया है, हमने बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। अब हमने क्लासिफाई किया है तो अपनी आवश्यकता पे, नीड पे बेटा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अगर कभी आया था तो हमारी नीड पे आया था। हमने जानवरों को बांटा है कि जानवरों से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। जैसे घोड़े से देखिए, तेज गति से दौड़ सकता है, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकता है, तो घोड़े को इसलिए यूज किया। गाय भैंस को दूध देने के लिए यूज किया, भेड़ों को यूज किया ऊन देने के लिए। इसी प्रकार अन्य अन्य जीव जंतुओं का हमने नीड के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है। तो इट वॉज डन डिस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। तो इसे साइंटिफिक नहीं कहा जाएगा। ये हमारी आवश्यकता है ना बेटा, आवश्यकता के आधार पर बांटना वैज्ञानिक ढंग नहीं है, ये नीड का कहलाएगा। तो इट इज बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर ओन यूज। जैसे हमारी आवश्यकताएं क्या थी? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक ढंग पे डिवाइड करने का, तो आप नाम लेंगे एरिस्टोटल। इनको हिंदी में बेटा अरस्तु कहते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में इनको अरस्तु कहा जाता है, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ये अर्लीस्ट हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्लासिफाई किया था बेटा तो ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड होगा और ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं होगा। तो एनिमल को इन्होंने डिवाइड किया था इस तरह। बाकी प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे छोटे वाले प्लांट सबसे छोटे प्लांट हर्ब, फिर श्रब्स, फिर ट्री। तो ऊंचाई के आधार पे तो ही यूज्ड सिंपली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज करके इन्होंने ट्राई किया और डिवाइड कर दिया ट्री, श्रब और हर्ब में। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप बनाए। एक ऐसा जिनको कहा बेटा हैव रेड ब्लड, और एक ऐसा जिनको कहा बेटा जिनके पास नहीं थे। एरिस्टोटल के बाद आ जाते हैं लीनियस साहब। वही लीनियस साहब जिन्होंने आपको स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक एपिथेट के द्वारा नाम लिखना सिखाया है, याद आ रहा है आपको? तो उन्हीं लीनियस साहब ने 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया। अब 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है बच्चों? 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन हो सकता है, दैट इज, एक में आप लिख दीजिए प्लांटी और एक का नाम आप रख दीजिए एनिमेलिया। तो प्लांटी, एनिमेलिया। अच्छा, इस बात से एक बात आपको मैं अवश्य बता दूं कि अभी तक 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम तक हम चले गए हैं क्लासिफाई करते करते। लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ भी कांस्टेंट है तो ये 2 किंगडम हमेशा कांस्टेंट रहेंगे।
प्लांटी और एनिमिलिया कहीं भी नहीं गए हैं, प्लांटी एनिमिलिया जहां थे वहीं रखे गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जितने भी प्रकार के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हुए हैं उनमें कौन सा किंगडम कांस्टेंट है, तो आप बताएंगे कि प्लांटी और एनिमिलिया बेटा कांस्टेंट है। नेक्स्ट, लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया, इसमें प्लांटी को डिवाइड किया और एनिमिलिया को दिया। इन्होंने डेवलप किया सिस्टम को, इंक्लूड ऑल प्लांट्स को रख दिया प्लांट में और ऑल एनिमल्स को रख दिया एनिमिलिया में। अब एडवांटेज तो था, प्लांट लाइक कैरेक्टर दिखने वाले को उठा करके प्लांट दे दिया। अब बताइए प्लांट में आपको क्या दिखता है, जल्दी से बताइए बेटा। अगर एक प्लांट आप देखते हो तो प्लांट में एक सेल होती है सर, ठीक है, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। लेकिन ये आउटर कवरिंग तो नहीं होती है ना, आउटर कवरिंग तो एनिमल में होती है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, तो यहां पर बेटा बाहर की एक कवरिंग होती है, बाहर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इसे आप क्या कहते हो प्लांट सेल में, जिसको आप कहते हो बेटा सेल वॉल। तो लीनियस ने इसी कैरेक्टर का यूज किया था, याद कर लेंगे क्या। सेल वॉल को देखा, ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल है, बस इन्होंने देखा सेल वॉल होनी चाहिए, जितने में सेल वॉल है सबको उठा करके डाल दो प्लांटी में। तो बस एक ही क्राइटेरिया इन्होंने लिया कि अगर सेल वॉल है तो प्लांटी में है। तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज में यह हुआ कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है तो बैक्टीरिया भी आकर के प्लांटी में, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है तो फंजाई भी उठा करके प्लांटी में डाल दिया, किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में किसी अन्य मटेरियल की सेल वॉल बनी है तो उसको भी उठा करके प्लांटी में ही स्थान दे दिया गया। तो इसके डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, कि लिखा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बच्चों क्या होते हैं बताइए सर, बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब बताइए प्रोकैरियोटिक सेल को उठा करके फंजाई, फंजाई होते हैं यूकैरियोटिक बेटा, उठा करके इन्होंने किसके साथ रख दिया, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक में रख दिया, ये गलती है। तो पहली गलती पकड़ में आई कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया। दूसरी गलती, बैक्टीरिया मोस्टली होते हैं यूनिसेलुलर, एक सेल के, प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेलुलर, एक सेल के, तो यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया। और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस करने वाले और ना फोटोसिंथेसिस करने वाले उनको भी एक साथ रख दिया। कहीं पर भी आपने फंजाई को फोटोसिंथेसिस करते हुए नहीं देखा होगा, फोटोसिंथेसिस फंजाई नहीं करते, फंजाई मोस्टली सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, मृतोपजीवी कवक कहलाते हैं, और इनको उठा करके प्लांटी के साथ रखा गया। तो ये तीन डिसएडवांटेज आपको दिए गए हैं, तीनों के तीनों आपको याद हो जाने चाहिए। Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज था कि बहुत सारे, ठीक है, क्लासीफाई करना आसान हो गया, प्लांट में रख दिया आपने, एनिमल रख दिया, लेकिन बहुत से आ रहे और ऑर्गेनिज्म इसके बाद भी ना ही प्लांट में आ रहे थे और ना ही एनिमल के अंदर आ रहे थे। हेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग टाइम फाउंड इन एडुकेट, अनुचित, उचित नहीं। कैसा लगा बेटा वैज्ञानिकों को, अनुचित लगा, ये भाई ठीक नहीं है सिस्टम, इसकी जगह आप कुछ और आना चाहिए। तो कुछ और आना चाहिए, तो कौन सा सिस्टम आया जरा मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो कौन सा सिस्टम आया, वो आया बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहां पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें बताने जा रहा हूं, वो आपके लिए आवश्यक हैं, आप उसको एक जगह नोट कर लेंगे। बताइए भाई, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया क्या सर जी, आया। तीन किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बताएंगे आप लोग, हीकल ने दिया था। किसने दिया था, अर्स्ट हीकल ने दिया था। अर्स्ट हीकल ने क्या किया था, किसमें से निकाल दिया, किसको निकाल करके अलग किया, हाँ, तो देखिए हमारे पास बच्चों प्लांटी थे, एनिमिलिया थे, प्लांटी और एनिमिलिया थे, फिर इन्होंने क्या किया, यहां से निकाल करके रख दिया प्रोटिस्टा को अलग, प्रोटिस्टा को अलग रख दिया। सबसे पहले प्रोटिस्टा को अलग किया गया। अब प्रोटिस्टा कौन बनाए गए, प्रोटिस्टा बनाए गए बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक सेल वालों को सबसे पहले अलग कर दिया गया। ठीक,
अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट को जब अलग किया गया तो अभी देखिए बैक्टीरिया का स्थान नियत नहीं है। जब बैक्टीरिया का स्थान नियत नहीं है तो अगला जो क्लासिफिकेशन आया वो आया बेटा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था आप लोग बताइए बच्चों? नहीं, गलत बात, आर.एच. विटाकर ने नहीं दिया था। किसने दिया था आप बताइए? कोपलैंड। कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको जोड़ा गया था जल्दी बताइए? मोनेरंस। प्लांटी तो पहले ही था, अभी बता चुका हूं। मोनेरा ही जुड़ा था, तो इसमें 4 कौन कौन से हो गए? पहला तो प्लांटी, दूसरा होगा एनिमिलिया, तीसरा हो गया आपका मोनेरा, चौथा हो गया प्रोटिस्टा। ये 4 हो गए। अभी भी ध्यान से पूर्वक देखिए, प्लांटी के अंदर कौन बैठा हुआ है? प्लांटी में बैठा हुआ है फंजाई। तो अगले साइंटिस्ट आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा दिया बेटा? और इनका पूरा नाम है आर.एच. विटाकर। इन्हीं को आप विस्तृत रूप में पढ़ते हो बेटा। आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 लोग इनमें कौन कौन हैं उनकी जरा बात कर लेते हैं हम लोग। ये 5 तीर हमने बनाए हैं। पहले हैं बेटा मोनेरंस या मोनेरा। ये कहलाते हैं यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले जीव जंतु हैं, और इनको प्रोकैरियोट कहा जाएगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आपका आ जाता है बेटा प्रोटिस्टा, जिसको आप जानते हैं यूनिसेलुलर लेकिन बेटा यूकैरियोट कहा जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है फंजाई, इन्होंने फंजाई को भी अलग कर दिया। फिर आएगा आपका प्लांटी, और फिर आपका आएगा लास्ट में दैट इज एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जाकर के कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब इसमें प्रोटिस्टा में क्या कहा गया वो मैं बता देता हूं कि फंजाई में अगर कोई एक सेल का है, कोई भी प्लांटी में एक सेल वाला है, एनिमिलिया में कोई भी एक सेल वाला है, तो सबको हम निकाल करके कहां रख देंगे बेटा? प्रोटिस्टा में रख देंगे। कहां पे रख देंगे? और अगर हमारे पास भविष्य में भी कोई प्रोकैरियोटिक सेल मिली और वो बैक्टीरिया लाइक हुई तो उसको हम उठा करके कहां रख देंगे? मोनेरा में। अब जरा मोनेरा को भी विस्तृत रूप से पढ़ लीजिए कि मोनेरा अपने अंदर किसको इंक्लूड करता है। तो मोनेरा इटसेल्फ इंक्लूड, मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा में कौन कौन आते हैं? तो मोनेरा में आता है सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चों, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, फिर उसके बाद आता है बेटा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी बेटा मोनेरा में ही आता है, आपकी एनसीईआरटी कहती है। फिर आता है PPLO, इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लेंगे, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है माइकोप्लाज्मा की खासियत क्या है बच्चों? हाँ, एक तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, एक तो बात कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कही गई है, और दूसरी बात और भी बताइए जरा, दूसरी क्या खासियत है? विदाउट सेल वॉल है। दूसरी बात क्या है ये आपको याद रखना है बेटा, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड द विदाउट सेल वॉल। तो आपने 5 किंगडम तक का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब 5 किंगडम के बाद मैं और एडिशनल जानकारी आपको और दे देता हूं कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं? डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन।
थ्री डोमेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किसने दिया था बच्चों? बिल्कुल सही आप बता पा रहे हैं, कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। कार्ल वूज साहब ने इसको दिया है, याद रख लेना। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें किया क्या गया है, 6 किंगडम कैसे बनाए गए तो मैं बता देता हूं। मोनेरा में से आर्की बैक्टीरिया को निकाल लीजिए, मोनेरा में से आर्की बैक्टीरिया को निकाल लीजिए, तो आर्की बैक्टीरिया अलग हो गया। अब बचे क्या? मोनेरा। और इधर क्या बचा? इधर बचा बेटा प्रोटिस्टा। बोलते जाइए आप लोग, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बचे। तो यहां पर देखिए, अगर हम कहें 1 2 3 4, यहां पे मोनेरा में वही बचे होंगे बेटा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। यहां पे देखें तो 1 2 3 4 और आर्की बैक्टीरिया स्वयं में है। अब ये 3 डोमेन अपने आप में इसीलिए बना दिए गए बेटा, ये 3 डोमेन इसीलिए बना दिए गए। कैसे बना दिए गए सर? आर्की बैक्टीरिया को ले लिया गया, उसके बाद उठा करके मोनेरा को ले लिया गया, और ये पूरा एक साथ रख लीजिए। अब जरा इन सब में आप देख करके बताइए, आपको कुछ समानताएं दिख रही हैं क्या? कुछ दिख रहा होगा कि सर ये सब का सब यूकैरियोटिक है, तो इस डोमेन का नाम रख दिया इन्होंने यूकैरिया। क्या नाम रख दिया? यूकैरिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया बेटा सीधे सीधे बैक्टीरिया। क्या नाम रख दिया? और इसमें आर्की बैक्टीरिया था तो इसके नाम रख दिया आर्किया। क्या नाम रख दिया? आर्किया। तो आर्किया, यू बैक्टीरिया, यूकेरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। दिस इज द 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसको यू बैक्टीरिया कर लीजिए बेटा। तो आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जानकारी अवश्य आपको अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से। अच्छा, एक बात आपने और देखा होगा कि जैसे हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं। कुछ कैरेक्टर्स को देखने तो भविष्य में ऐसा सुनिश्चित हो सकता है कि हम इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और आगे एलाबोरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने दूसरे पेज पे। तो बिसाइड्स द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, a need was also felt for the including other characteristic like। तो सबसे पहले जो हम देख रहे थे, जैसे लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे देख करके कर दिया था, लेकिन बाद में हमें आवश्यकता हुई, हमने देखा सेल स्ट्रक्चर को कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटाट कैसा है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और इवन दो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, जीवों के साथ उनका संबंध क्या है जीव विकास के समय, इन सबको देखते हुए हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस। जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे हम लोगों में इसमें चेंजेस करते गए बेटा। तो क्लासिफिकेशन में चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम, जबकि प्लांट और एनिमेलिया ऐसे किंगडम हैं जो लगातार कांस्टेंट बने रहे हैं सभी प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में। याद रखिएगा, जितने भी प्रकार के अभी तक हमने सिस्टम आपको बताए, 6 सिस्टम बताएं, 6 में क्या कांस्टेंट बना हुआ है? प्लांटी और एनिमलिया। देखिए क्वेश्चन यहां से आएगा आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग, नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। तो डिफरेंट साइंटिस्ट बाय द ओवर ऑफ टाइम लिख करके छोड़ दिया, इसका मतलब वही है 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जो जानकारी यहां पर मैंने आपको दे रखी है, उसको आप एक अलग पेज में नोट डाउन कर लेंगे और इस तरीके से लिख लेंगे कि किस किंगडम में क्या लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं बेटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही आपके सिलेबस में सबसे जरूरी बताया गया है। 5 किंगडम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है बताइए? आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर साहब ने इस किंगडम को दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो जो लोग आते हैं उनका नाम बताइए बेटा। तो वो लोग आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। यहीं से कसम खा लीजिए कि प्रोटिस्टा को कभी आप इंक्लूड नहीं करेंगे बैक्टीरिया के साथ। आप हमेशा इसको क्या कहेंगे बताइए? यूनिसेलुलर। देखिए आदत डालिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहने की, वरना आपके बहुत सारे क्वेश्चन ये गलत करवा ले जाता है। और ये बहुत वास्ट किंगडम है प्रोटिस्टा बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि फंजाई में अगर कोई एक सेल का है तो प्रोटिस्टम डाल दीजिए, एनिमिलिया में कोई एक सिंगल सेल वाला है तो उठा करके प्रोटिस्टम डाल दीजिए, प्लांटी में भी कोई सिंगल सेल वाला है तो उठा करके आप उसकी जगह कहां बना दी गई है? प्रोटिस्टा में बना दी गई। बाकी मोनेरा अलग से है, बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसको आप याद कर लीजिए बैक से बेटा, BAC। तो बैक की स्पेलिंग BACK होती है, आप बैक की स्पेलिंग BAC याद कर लीजिए। B फॉर बैक्टीरिया, A फॉर आर्के बैक्टीरिया, C फॉर साइनोबैक्टीरिया, इसके बाद माइकोप्लाज्मा और PPLO और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो किस बेसिस पे दिया? वो बेसिस हमें पता होना चाहिए। तो वो बेसिस है, पहला है बच्चा सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है मतलब भोजन स्वयं बना लेंगे, अथवा तो हेटेरोट्रॉप्स होंगे बेटा, दूसरे पे डिपेंड होंगे, या तीसरी बात हो सकती है मृत जीवों पे डिपेंड हो तो सैप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं जैसे फंगस वगैरह। तो इस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। फिर देखा रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, आसेक्सुअल करते हैं कि सेक्सुअल करते हैं, अथवा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर पांचवा देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सिस्टम, एक फाइलम से दूसरे फाइलम में क्या रिलेशन है उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन के दौरान, इसको देख करके बताया गया। चलिए अब अगली पंक्ति पढ़ते हैं जिसमें नोट डाउन करके लिखा है कि 3 डोमेन सिस्टम। ये देखिए जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, 3 डोमेन हैव आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम। सारे किंगडम को ये डिवाइड करता है। मोनेरा को डिवाइड कर देता है 2 डोमेन में। देखिए मोनेरा में पहले बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया साथ में रखे थे, फिर इन्होंने क्या किया, मोनेरा को डिवाइड कर दिया। मोनेरा इटसेल्फ 2 किंगडम में डिवाइड हो गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। बाकी लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो याद कर लीजिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट कार्ल वूज, और 6 किंगडम मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, तो पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं। आगे इस तरीके के विटाकर का एक स्लाइड हमें दिया गया है, सारणी दी गई, टेबल। ये कंपैरेटिव है कि किसमें क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, सबको समझ में आएगा। सबसे पहले इधर की ओर हमने लेफ्ट साइड पे कैरेक्टर को ले रखा है, रेड कलर, डार्क कलर यूज करना पड़ेगा बेटा। कैरेक्टर को ले रखा है। इधर हमने 5 किंगडम को डिनोट कर रखा है। 5 किंगडम में सबसे पहले हमने इधर की ओर ले रखा है बेटा प्रोकैरियोट्स, सिंपल हैं ये जीव जंतु। और इधर की ओर ये पूरे आपको देखने को मिलेंगे बेटा यूकैरियोट, ठीक है। अब यूकैरियोट में भी प्रोटिस्टा जो है वो है कैसे बेटा, सिंगल सेल वाले, ठीक है, सिंगल सेल वाले हैं। बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सब ये साथ में ही थे, बाद में इनको अलग अलग निकाला गया। अब सबसे पहले आप देखते हैं पहला कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर है सेल टाइप। अब सेल टाइप के आधार पे अगर सेल देखें, यहां पे मोनेरा की सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का मतलब आप समझ में पाते हैं नहीं? प्रोकैरियोट का मतलब कोई समझाएगा? प्रोकैरियोट 2 वर्ड से बना है बेटा, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब होता है एंशियंट टाइप और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन जीवों के अंदर, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एंशियंट टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, बैक्टीरिया में कैसा न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस होता ही नहीं है, एक रीजन होता है, उस रीजन में ही उसका डीएनए पाया जाता है। उस रीजन को ज़ीनोफोर कहते हैं, वरना क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ठीक है।
तो एंशियंट टाइप का न्यूक्लियस यदि पाया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाए, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस हो, वेल डिफाइंड हो, तो ऐसा न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस दो प्रकार के सेल बनाई गई। तो यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सब क्या है मैंने एक साथ लिख दिया है, यूकैरियोटिक सेल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में सेल वॉल कैसी है बेटा? कभी भी आप नहीं बताएंगे कि सेलुलोज की बनी है। मोनेरा में कभी भी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई नहीं होगी, हमेशा नॉन सेलुलोजिक मटेरियल की होती है, मोस्टली पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की बनी होती है। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, यह बताइए बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने वाला कौन है? तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने वाला होता है नाग और नाम। सर ये क्या बता रहे हैं, नाग और नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एन एसेटिल ग्लूकोसामाइन बेटा। हो सकता है आपको किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन मिला हो, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए तो उसमें मिलेगा। और नाम में होता है, एन का मतलब नाइट्रोजन बेटा, एन एसेटिल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक। तो इनकी सेल वॉल इस तरीके से बनी हुई होती है। प्रोटिस्टा में बात करें, कुछ में बेटा ये प्रेजेंट है, सेल वॉल सब में तो नहीं प्रेजेंट है, यूग्लिना जैसे जीव जंतुओं में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए फंजाई में प्रेजेंट है, लेकिन बेटा काइटिन की बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना देता हूं, क्वेश्चन आ चुका है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, आंसर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे काइटिन। फिर प्लांटी में देखिए हमेशा ये सेलुलोज की हो सकती है, हेमी सेलुलोज साथ में हो सकता है बेटा, ठीक है, साथ में पेक्टिन भी हो सकता है। तो सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पेक्टिन। और एनिमिलिया, अभी तक तो हमें ऐसा कोई भी एनिमल नहीं मिला जिसमें बेटा सेल वॉल होती हो, अतः इसमें अब्सेंट होती है। फिर अगला स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें। अब चूंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें क्या होगी बेटा? अब्सेंट। और बाकी में क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक देख लीजिए, यूकैरियोट सेल के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने डिफाइन किया प्रेजेंट। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें, क्योंकि ये एक ही सेल के होते हैं तो सेलुलर, ये भी एक सेल के ही हैं तो सेलुलर, लेकिन बाकी सब लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। तो यहां भी मल्टी सेलुलर लेकिन लूज टिश्यू, यहां पर टिश्यू ऑर्गन, और यहां टिश्यू ऑर्गन से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको सारणी कौन सी भरी हुई लग रही है, टेबल कौन सी भरी हुई मोड ऑफ न्यूट्रिशन? यह। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें दिख रही है? पूछा जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस किंगडम में दिखती है, तो आंसर क्या होगा बेटा? मोनेरा हो जाएगा। देखिए कह रहा ऑटोट्रॉपिक होंगे, अब ऑटोट्रॉपिक होंगे मतलब खुद भोजन बना लेंगे, और खुद भोजन कैसे बना लेंगे? कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। आपने पढ़ा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को यूज कर लेते हैं अपनी ऑटोट्रॉपिक कंडीशन के लिए। फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, इसमें सनलाइट का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। फिर हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, दूसरे जीव जंतुओं पे पैरासिटिक फॉर्म में हो सकते हैं, वहां से भोजन प्रदान कर सकते हैं। सैप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं, प्रतोपजीवी काम करेंगे। पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अब पैरासाइट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जीव जंतुओं के ऊपर और जीव जंतुओं के अंदर। अंदर होंगे तो क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट, और ऊपर ऊपर सरफेस पे पाए जाएंगे तो एक्टोपैरासाइट के नाम से जाएंगे। फिर प्रोटिस्टा की बात कर लीजिए, ये कुछ ऑटोट्रॉपिक हैं, ऑटोट्रॉपिक जब भी होंगे तो फोटोसिंथेटिक कहे गए हैं, यूग्लिना लाइक। बाकी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। फिर उसके बाद फंजाई की बात करें, फंजाई हमेशा हेट्रोट्रॉपिक होंगे, व्रतोपजीवी होंगे। ये अगर देखें तो ये बहुत अच्छे डीकंपोजर्स हैं। फंजाई क्या है बेटा? डीकंपोजर्स हैं। वातावरण में जो भी कुछ मर जाता है, खत्म होने वाला होता है, उसको निपटाने का काम कौन करता है? फंजाई। साथ में कुछ बैक्टीरिया भी लगे होते हैं। फिर प्लांटी की बात करें, प्लांटी तो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक हैं, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते तो ऑटोट्रॉपिक हैं। फिर एनिमिलिया की बात करें, हेटेरोट्रॉपिक हैं, हमेशा दूसरे जीव जंतुओं पे अथवा प्लांट पे डिपेंड होंगे। ये शाकाहारी हो सकते हैं अथवा तो मांसाहारी हो सकते हैं। समझ में आपको बात आ रही है? कार्निवोर आप बोलते हैं, ओमनीवोर बोलते हैं, और शाकाहारी को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। तो तीन प्रकार के हो गए ना, तो पहला हुआ हर्बीवोर,
शाकाहारी, फिर हुए मांसाहारी कार्निवोर, फिर ओमनीवोर। ओमनीवोर हो गए बेटा सर्वभक्षी, इनको कहते हैं सब कुछ खा जाने वाले। सब कुछ कौन खा जाता है? जैसे काकरोच, मनुष्य भी उसी में आता है। मनुष्य को ही देखिए, मांस भी खा लेता है, ये भी खा लेगा, पत्ता भी खा लेगा, सलाद भी खा लेगा। ओमनीवोर हो गया, ठीक है। फिर अब अगली बात को करते हैं। तो लेट अस लुक एट दिस 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया गया, इसमें क्या विशेषताएं हैं, ये क्या ध्यान हमारा खींचता है। तो सबसे पहले नीड हम देखते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जब हम अर्लियर क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हो, फंजाई, मॉसेस, फर्न। अब देखिए मॉसेस आपके आ गए बेटा ब्रायोफाइट्स, फिर फर्न आपके आ गए आपके टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सबके सब प्लांट में रखे हुए थे। तो प्लांट में यहां तक तो समझ में आता है भाई, मॉसेस से लेकर के एंजियोस्पर्म तक प्लांट रखो, लेकिन प्लांट में ही फंजाई को रख दिया, प्लांट में ही ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया, बैक्टीरिया को रख दिया, ये गलत हो रहा था। और ये केवल और केवल किस आधार पे हो रहा था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्या लिखोगे? बताइए बेटा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होगी कि नहीं? ठीक है। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल। देखिए एक ही कैरेक्टर को इन्होंने पकड़ लिया बस। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। इससे क्या हुआ? वाइडली डिफरेंस वाले ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए, ये गलती हो रही थी। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को अदर ग्रुप के साथ रखा जा रहा था जो कि यूकैरियोट्स थे, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखा जा रहा था। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वन, से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड द स्पाइरोगायरा। अब देखिए क्लेमाइडोमोनास एक सेल का है, स्पाइरोगायरा एक सेल का है, और इनको हम रख कहाँ रहे हैं? एल्गी में उठा करके रख रहे थे, और उसमें एनिमेलिया में रख रहे थे स्पाइरोगायरा को। ये गलतियां हो रही थी कि एक सेल वाले मल्टी सेलुलर वालों के साथ रखे जा रहे थे, तो इनको फिर बाद में दूर किया गया 5 किंगडम ला करके। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप जैसे कि फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रुप जैसे कि प्लांटी। अब फंजाई और प्लांटी में कोई भेद ही नहीं कर रहे थे ये, तो इसीलिए दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। हालांकि बस यही है कि इनकी सेल वॉल में डिफरेंस देखने को जरूर मिल रहा था, केवल एक कैरेक्टर के आधार पे कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, इन देयर वॉल्स ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल, जबकि फंजाई के पास क्या थी? बाद में पता चला काइटिन की सेल वॉल थी। तो जब ऐसे क्राइटेरिया को ध्यान में रखा गया तो फंजाई को अलग सेपरेट किंगडम दिया गया, दैट इज आज उसे हम जानते हैं किंगडम फंजाई के नाम से, ठीक है। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिया गया, जिस किंगडम को आज हम जानते हैं बेटा मोनेरा के नाम से। सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को एक साथ रखा गया, जिसको आज हम जानते हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है बेटा? तो किंगडम प्रोटिस्टा में सब में से निकाले गए हैं। फंजाई से भी निकाल के लाया गया है, एनिमिलिया से भी निकाल के लाया गया है, और प्लांटी से भी निकाल के लाया गया है। वो जो एक एक सेल के हैं, एक सेल का कोई भी है तो उसको उठा करके हम कहां पे, बस शर्त है यूकैरियोट होना चाहिए। शर्त क्या है? यूकैरियोट हो और सिंगल सेल हो, बस। तो उसको उठा करके प्रोटिस्टा में ले आएंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा के पास अब क्या है? देखिए क्लेमाइडोमोनास, जिसको पहले एल्गी में ले रखा था, आ गया। क्लोरेला भी इसी में आ गया, लिखा हुआ अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट बोथ हैविंग सेल वॉल विद पैरामीशियम। अब ये पहले प्रोटोजोआ में था और प्रोटोजोआ एनिमिलिया में था, इसको भी निकाल करके ले आए, प्रोटोजोआ को अलग प्रोटिस्टा में रखा। अमीबा a real placed in animal kingdom which lacks cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed different kingdom. This happened because the, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया बेटा बदल गया। तो वक्त के साथ मनुष्य की समझ बदलती जाती है, इसमें गलती किसी की नहीं है। वक्त के साथ हमारा ज्ञान वृहद होता गया, हमारी समझ और बढ़ती गई, और हमारा क्राइटेरिया बदला, क्राइटेरिया से क्लासिफिकेशन बदला,
और आज हम इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू, भविष्य में भी। मैंने शुरुआत में भी कहा ये कोई कसम नहीं कि हमने 5 किंगडम या 6 किंगडम पे रोक दिया, अब इस 3 डोमेन पे रोक दिया, अब इसके आगे नहीं हो सकता है। भविष्य में हमारी समझ और बढ़ेगी तो हम इसमें सुधार और कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, डिपेंड करेगा इंप्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टरिस्टिक में और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हमारा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जितना ज्यादा हम रिलेशनशिप स्थापित कर पाएंगे उतना अच्छा इसको और क्लासीफाई कर पाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता है बेटा, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं to evolve a classification system which reflect not only morphological, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे आप डबल स्टार बना लीजिए। समय के अनुसार इसमें जो बदलाव आए हैं, बदलाव क्या दिखे? शुरुआत में तो हम मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, लेकिन मॉर्फोलॉजी फीचर के साथ ही हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव फीचर, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी और साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हमने देखना शुरू किया, जिसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तब जाकर के हमारे पास ये 2, 3, 4, 5 और आज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन रखा। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, विटाकर का दिया हुआ पूरा सिस्टम। द किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को अलग से पढ़ेंगे, कॉमनली रिफर टू एज प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का वन शॉट आ चुका है, प्लांट किंगडम का मैं पढ़ा दूंगा। शुरुआत करते हैं मोनेरा से। अब किंगडम मोनेरा की शुरुआत हो चुकी है, तो किंगडम मोनेरा में कौन कौन है एक बार फिर से लिखवा दीजिए। सर, बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, साइनो बैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा है और कौन है? पीपीएलओ है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार पढ़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट, अब बैक्टीरिया तो इस किंगडम की आत्मा है, इसलिए इनको कहा गया सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एवरीवेयर पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं अगर आप एक मुट्ठी सॉइल ले लें। एक मुट्ठी अगर सॉइल ले लें तो उसमें 100 प्रकार के बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं। ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हाइब्रिडाइट आपको दिखते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में दिखते हैं, डिजर्ट्स में बैक्टीरिया देख सकते हैं, बर्फ में देख सकते हैं, डीप ओशियन में भी दिखते हैं। वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, मैनी ऑफ देम लाइव इन अवर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया नाम रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम आपको पता है कि नहीं पता है? उसका नाम है ई कोलाई, कोलन, कोलन से ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई। क्या नाम है बच्चों? ये एस्केरिशिया कोलाई है, वहां रहता है और हमारे लिए विटामिन B12 का संश्लेषण, उसकी सिंथेसिस करता है। बहुत कम मात्रा में करता है, मानता हूं, लेकिन करता है। ठीक है, हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया है ये। तो यहां पर आपने देखा ये बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया के यहाँ पे शेप दिए गए बेटा। अगर बैक्टीरिया राउंड शेप का है, कैसा है? राउंड है, गोल गोल है, गोल गोल है तो कोकाई। थोड़ा सा लंबा है, कैप्सूल शेप का है तो बैसिलाई। फिर अगर स्पाइरलम शेप का है और उस पर फ्लैजिला है तो स्पाइरुला बोलते हैं, और अगर कॉमा शेप का है तो उसे विब्रियो के नाम से बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में डायग्राम आपके दिया गया है। आगे समझते हैं। आगे कहा गया है कि बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है इनके शेप के आधार पर। वो चारों शेप मैंने आपको बता दिया। चारों शेप कौन कौन से हैं बताइए भाई? स्फेरिकल शेप है जिसे कोकाई कहते हो, रॉड शेप है जिसे बैसिलाई कहते हो, कॉमा शेप है जिसे विब्रियो कहते हो, और स्पाइरलम शेप है जिसे स्पाइरुला के नाम से जानते हो। वैसे तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बेटा अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज भी हम इनके बिहेवियर को अलग अलग से स्टडी कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें मैनी अदर ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था टेबल देख करके। इनकी अगर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से हैं भाई। फोटोसिंथेसिस भी हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी हैं, सैप्रोट्रॉप्स भी हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हैं। तो आप देखिए इसमें कितनी ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, ये सब पाई जाती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, यानी वे सूर्य की रोशनी में अपना भोजन पका सकते हैं, बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से कैसे?
वो सर वाटर ले लेंगे, CO2 ले लेंगे, वाटर CO2 को सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे, ग्लूकोज में सर कन्वर्ट कर देंगे, जैसे प्लांट कन्वर्ट करता है। ठीक है, दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह का प्रयोग कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, इस तरीके का यूज करेंगे। मोस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जबकि वो डिपेंड होते हैं बेटा अदर ऑर्गेनिज्म पे या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फॉर फूड। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे तो हेट्रोट्रॉप्स के ही अंदर इनकी कैटेगरी आ जाएगी सैप्रोट्रॉप्स। तो कोई काऊ डंग पे होता है, कोई अदर प्रकार की डेड पत्तियों को गलाने का काम करता है, आपने पढ़ा है ना, फ्रेगमेंटेशन ना, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, कहाँ पढ़ा है ये सब, इकोलॉजी में, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये बैक्टीरिया बेटा स्पेशल हैं क्योंकि ये रह सकते हैं बहुत हार्श हैबिटाट में। हार्श हैबिटाट समझते हो, जहां पर जीवन की हम परिकल्पना नहीं कर सकते, जहां आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लाइफ हो भी सकती, वहां पर ये पाए जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जहां पे नमक अत्यधिक पाया जाएगा, वहां पर भी ये पाए गए हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हैलोफाइल्स कहा गया है। हॉट स्प्रिंग्स, जहां गर्म पानी के झरने हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। मार्शी एरिया पे मिथेनोजेंस, और देखिए र्यूमन में भी पाए जाते हैं। र्यूमन गट जो होती है पशुओं की, स्पेशली वो जो जुगाली करने वाले हैं, उनके इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं और सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं बेटा। तो ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो अगर पूछा जाए कि अदर बैक्टीरिया से ये अलग क्यों है बेटा, अदर बैक्टीरिया से ये अलग क्यों हैं, तो अदर बैक्टीरिया से अलग ये इस वजह से हैं बेटा, क्योंकि अदर बैक्टीरिया में देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सेल वॉल है, लेकिन इनमें क्या है, इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही इससे बहुत ज्यादा अलग है। बैक्टीरिया के अपेक्षा सेल वॉल अलग है, दृढ़ है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दैट्स वाई ये सरवाइव कर जाते हैं। क्लियर। फिर मिथेनोजेनिक की बात करें, ये गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करने वाले, जैसे भैंस, गाय, है ना, हिरण इत्यादि सब जुगाली करने वाले जीव जंतु हैं, तो उसमें पाए जाते हैं। जैसे काउज, बफेलो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, दैट इज बायोगैस। इसे कहा गया है कि गोबर से गैस बनती है बेटा, तो गोबर गैस प्लांट के भी बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर यू बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया कौन होते हैं, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यूरो बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ही होता है, यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। तो दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड ऑफ, अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजेला भी पाया जाएगा। साइनो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनमें बेटा क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जैसे ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है वैसे इनमें भी होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की कैटेगरी कही गई है। अब ये जो आपके पास बना है, ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसका नाम होता है बेटा नॉस्टॉक के नाम से जानते हैं। अब नॉस्टॉक के बारे में जानते हैं तो ये भी जानिए जरा, इसमें एक कवरिंग होती है, जैसे म्यूसिलेज होता है ना, चिकना चिकना पदार्थ, उस म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, इसे म्यूसिलेज शीथ के नाम से जानते हैं। और एक स्पेशल सेल होती है जिसे हम बेटा हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ये हेटेरोसिस्ट नाम की कोशिका नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करती है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। तो द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल प्रकार के ये हो सकते हैं। कॉलोनाइज जनरली सराउंडेड बाय, जब भी कॉलोनी में होंगे तो जिलेटिन की एक शीथ इनको सराउंड करेगी। ये प्रायः देखने में आता है कि पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम बना लेते हैं, जैसे आपने तालाब इत्यादि के पानी में देखा होगा तो ऐसे बुलबुले जैसे बन जाते हैं, बुझबुझे, तो ब्लूम कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा खपत होती है और नीचे फिश इत्यादि होती है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है,
तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, और इस स्पेशलाइज्ड सेल का नाम है हेटेरोसिस्ट। अभी हमने डायग्राम में लिखा था, देखिए आपने हेटेरोसिस्ट को देखा है, ये देखिए हेटेरोसिस्ट क्या कर रही है, नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है बेटा, एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन फ्री पाई जा रही है उसमें से कुछ को ये कन्वर्ट करता रहता है नाइट्राइट, नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है बेटा नॉस्टॉक, और एक एग्जाम्पल और दिया है एनाबिना। वहां जो फोटो बनी है वो नॉस्टॉक की फोटो बनी है, तो नॉस्टॉक और एनाबिना एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इसके अतिरिक्त कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो अदर प्रकार के इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को यूज करते हैं, यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए ऐसे पदार्थों को यूज कर लेते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन द रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। इतना आपको याद हो गया होगा बैक्टीरिया के बारे में, याद हुआ क्या? चलिए नेक्स्ट, फिर आगे बात करते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, मोस्ट अबंडेंट नेचर है, सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेगरी इसमें वास्ट है तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स हैं, इनमें से कुछ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रखते हैं ह्यूमन अफेयर पे, हेल्पफुल हैं ये, जैसे हमें दूध से दही बनवाने में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन करवाने में, नाइट्रोजन को लेग्यूमिनस, जो दाल वाले पौधे होते हैं अधिकतर लेग्यूमिनस प्लांट कहलाए जाते हैं, और लेग्यूमिनस प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ करके नाइट्रोजन देते हैं, तो नाइट्रोजन रिच बनी रहती फील्ड। सम आर पैथोजन भी हो सकते हैं जो डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को एंड पेट्स को, जैसे कॉलरा। कॉलरा को कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है बेटा? आप लोग नाम बताएंगे क्या? विब्रियो कॉलेरी क्या कॉज करता है बेटा? विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया कॉलरा। फिर टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम, ये तो आपने पढ़ा ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, हाँ, साल्मोनेला टाइफी बेटा। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। टिटेनस बताइए भाई, क्लॉस्ट्रीडियम, हाँ क्लॉस्ट्रीडियम बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, ठीक है। सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास नास और सिट्राई, इसका ये नाम हो गया। आर वेल नोन डिजीजेस कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये डिजीज और डिजीज के कॉज करने वाले बैक्टीरिया के नाम आपको याद होना चाहिए। आप ये नहीं से कह सकते कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो इसलिए नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो मेनली ये फिशन के द्वारा। तो ये पूरा एक बैक्टीरिया है देखिए, और बीच में ऐसे दबना शुरू हो जाएगा दोनों ओर से, और दबते 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 अब ये इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, मतलब डीएनए इसमें भी होगा, इसमें भी होगा सर्कुलर डीएनए, और ये अलग हो जाएगा, दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो इनका मोस्ट फेवरेबल तरीका फिशन है। समटाइम अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाते हैं बेटा। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, बस शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। इसको कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब बेटा। एक बैक्टीरिया ऐसे आता है, वो ऐसे ट्यूब बनाएगा, एक बैक्टीरिया इसके बगल में आएगा, वो भी अपनी ट्यूब, इस कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा, और कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा अपने डीएनए का ये आदान प्रदान इस तरीके से करते हैं, इसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका कहा गया है। ये एक फिशन करते हुए बैक्टीरिया की फोटो आपके सामने एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए आगे चलते हैं। फिर माइकोप्लाज्मा की बात कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा में जैसा आपने बताया कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो लैक सेल वॉल, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी को माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया और ऐसे व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स का दिया जाए डोज, तो क्या सक्सेसफुल होगा हमारा ट्रीटमेंट? नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या काम करती है? सेल वॉल को तोड़ने का काम करती है, लेकिन सेल वॉल यहां पर तो है ही नहीं, और जो सेल वॉल नहीं है तो एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा को
नहीं तोड़ सकती। नेक्स्ट, आपका अब आ जाता है प्रोटिस्टा नाम का किंगडम। ये भी बहुत बड़ा किंगडम है, इसमें भी कई सारे लोग हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, है ना, तो वो सब पढ़ने हैं हमें। देखिए जरा, सबसे पहली बात है कि किंगडम प्रोटिस्टा क्यों बनाया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया है यूकैरियोट्स के लिए, ऐसे यूकैरियोट्स के लिए जो सिंगल सेल के हैं। अब सिंगल सेल का चाहे फंजाई हो, सिंगल सेल का चाहे प्लांट हो, और सिंगल सेल का चाहे एनिमल हो, सबको उठा करके हम कहां डाल देंगे बच्चों, प्रोटिस्टा में डाल देंगे। ठीक है, तो अंडर द प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अभी भी हमारे पास इसको ये नहीं पता है इसकी बाउंड्री कहां तक जाएगी। जैसे जैसे हमारी समझ और बढ़ेगी हम इसको और बड़ा करते जाएंगे। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो सकता है टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी अ प्लांट टू अनदर। लेकिन हम अपने, ऐसा तो है नहीं कि हम नॉन बाउंड्री होकर के पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में सीमित नॉलेज है, सीमित हमें पढ़ना है कोर्स में, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, तो पहला दे रखा है क्राइसोफाइट्स, दूसरा ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा ग्रुप है यूग्लिनोइड्स, चौथा ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स, पांचवा ग्रुप है प्रोटोजोन्स, और छठा ग्रुप है प्रोटिस्टा। इन सबको आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं जरा, सॉरी ये 5 ही ग्रुप हैं, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, चलिए, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, ज्यादातर ये पानी में पाए जाने वाले हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमिलिया, फंजाई। बस शर्त क्या है, यूनिसेलुलर होने चाहिए, यूनिसेलुलर हो, यूकैरियोट हो, उठा करके डाल दीजिए प्रोटिस्टा में। बीइंग यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टन सेल बॉडी ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, साथ में अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, कुछ में फ्लैजेला या सीलिया भी देखने को मिलते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करते हैं आसेक्सुअली, सेक्सुअली, बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सेल फ्यूजन एंड द जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का तरीका आ गया हो समझ में। तो क्राइसोफाइट्स पहला जो है कैटेगरी हम उठा करके चलते हैं, क्राइसोफाइट्स को पढ़ते हैं। अब क्राइसोफाइट्स क्या है, क्राइसोफाइट्स में दो लोग आते हैं, एक तो डाइटम्स हैं, दूसरे हैं गोल्डन एल्गी। इन्हें हम डेस्मिड्स के नाम से जानते हैं बेटा। समुद्र में जब ये पाए जाते हैं और रात में आप देखिए तो आपको ये गोल्डन एल्गी दिखेंगे बढ़िया अच्छे से। तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल इन मैरीन इन्वायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, और फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करंट में। प्लैंकटन, मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक, बहुत सारे इसमें से फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब डाइटम्स को देखिए, डाइटम्स की सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज एन सोप बॉक्स। मैं बना के आपको दिखाता हूं, देखिए इस तरीके की इसकी सेल वॉल होती है ऐसे। तो आपको दिख नहीं रहा है ये सोप बॉक्स जैसा हो। जब ये डाइटम्स मर जाते हैं तो इनकी सेल वॉल जमीन पे ही पड़ी रहती है और अर्थ पे पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है। तो डाई एटमोसियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। बीइंग अ ग्रिटी इन नेचर, ये फिल्ट्रेशन में काम आते हैं बेटा, सिरप के फिल्ट्रेशन में, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में इनका यूज किया जाता है। तो द वॉल आर एम्बेडेड विद इन सिलिका, इसमें सिलिका होती है। थस वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ये इसीलिए जल्दी नष्ट नहीं होती वॉल। डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर एनवायरमेंट। accumulation over billion of year referred to as diatomaceous earth। बिलियन ऑफ अर्थ में, बिलियन और समय में ये डाइटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रिटी नेचर होने के कारण इसको हम पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल और सिरप के यूज करते हैं। डाइटम्स को आप छोटा मोटा मत समझिए, इनको कहा गया है बेटा चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, मतलब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने वाले, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले। और ऑक्सीजन छोटी मोटी नहीं, भर भर के ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं समुद्र में। तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनो, डाई का मतलब क्या होता है बेटा, दो, और फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला। तो जिनमें दो फ्लैजिला हों, ऐसे दो फ्लैजिला वाले लोगों को डाइनोफ्लैजिलेट्स कहा गया है। ये भी बेटा सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म मोस्टली बेटा हैबिटाट इनका देखिए मैरीन है, लेकिन फोटोसिंथेटिक होते हैं।
अपीयर, ये इनका अपेयरेंस येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है उस आधार पर इनका कलर होगा। सेल वॉल पाई जाती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट की बनी होती है आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से दो फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज करता है लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। एक फ्लैजिला तो आपको ये दिख रहा है बेटा, ये देखिए, तो ये कौन सा फ्लैजिला है? ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। दूसरा फ्लैजिला आपको क्यों नहीं दिख रहा है? तो दूसरा फ्लैजिला इनकी प्लेट्स के बीच में होता है। ये जो प्लेट्स होती हैं बेटा, दूसरा फ्लैजिला इन प्लेट्स के बीच में कहीं पर ट्रांसवर्सली निकला हुआ हो सकता है, इस प्रकार से निकला हुआ हो सकता है। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है। कभी कभी देखने को मिलता है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल है इसके गोनियोलॉक्स, ये सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है जिसकी वजह से सी में रेडनेस दिखती है, रेड टाइड। तो आप देख करके खुश मत हो जाइए कि अरे वाह समुद्र लाल लाल दिख रहा है। इसकी वजह से, इसकी बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ से फिशेस मर जाती हैं बेटा। तो टॉक्सिन ये रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में, इवन किल अदर मैरीन एनिमल सच एज फिशेस। तो इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि यहां पर रेड सी नाम का फिनोमिना देखने को मिलता है। तो रेड सी फिनोमिना अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा वो किसकी वजह से है। फिर यूग्लिनोइड्स की बात कर लेते हैं हम। यूग्लिनोइड्स की जब बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ हम इसमें से फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में, ठहराव हुए जल में, जो ठहरा हुआ जल है उसमें दिखते हैं। सेल वॉल के स्थान पे इनमें एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है जिसे हम लोग पेलिकल के नाम से जानते हैं। सेल वॉल नहीं होती लेकिन एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है चारों ओर बेटा। इस प्रोटीन की लेयर को हम लोग पेलिकल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो पेलिकल होती है जो कि बॉडी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और दूसरा लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग एंड स्मॉल फ्लैजिला। तो दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट which deprived of the sunlight they behave like heterotrophs by predating on the other smaller organism। बेटा देखिए फोटोसिंथेटिक तो हैं लेकिन अगर धूप ना मिली इनको, तो इनके पास ये भी ऑप्शन है कि जा करके एनिमल की तरह बिहेव करें, मतलब हेटेरोट्रॉप्स हो जाएं, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खाना शुरू कर दें। ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। इनके जो पिगमेंट होते हैं हायर प्लांट जैसे ही, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जैसे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका यूग्लिना है। अच्छा, यूग्लिना के बारे में एक पॉइंट लिख लेंगे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना को हम इसलिए जानते हैं बेटा, यूग्लिना इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट, ये स्लाइमुल्स है, इसको हम लेकर क्या है बेटा, फंजाई से। फंजाई में हमने देखा कि यूनिसेलुलर फंजाई पाए जा रहे, तो उनको उठा करके हमने इसमें रख दिया, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स कहलाए। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है, फंजाई से इनको लाइम। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जहां कहीं भी डीकंपोजिशन स्टार्ट करना होता है वहां ये मूव कर जाते हैं सड़े गले पदार्थों के पास। सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके बॉडी बनाते हैं, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। जैसे बहुत सारे जुड़ गए ना बेटा, बहुत सारे इस तरीके से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके जो बॉडी बनती है, इस बॉडी का नाम है प्लाज्मोडियम बेटा। ये प्लाज्मोडियम होता है विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ये कई फीट की हो सकती है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं इसकी टिप पे। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, कि टिप पे ये फ्रूटिंग बॉडी होगी और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स भरे होंगे।
तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये फ्रूटिंग बॉडी रप्चर हो जाएगी, यहां से स्पोर्स निकल आएंगे, यही स्पोर्स आगे ग्रो करके फिर से क्या बना देंगे बेटा, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स में बेटा वॉल पाई जाती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी रह सकते हैं। इसके जो स्पोर्स होते हैं डिस्पर्स होते हैं बेटा एयर करंट्स के द्वारा। किसके द्वारा, एयर करंट्स के द्वारा। नेक्स्ट, फिर हम प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोटोजोन्स भी अलग अलग प्रकार के हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉपिक, पहली बात। अच्छा, इनको लाए कहां से हैं, तो इनको किंगडम एनिमेलिया से निकाला गया है। एनिमेलिया में जब देखा गया सिंगल सेल वाले ये रखे, तो इनको निकाल करके इसमें रख दिया गया, प्रोटोजोआ। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, लाइव एज प्रेडेटर की तरह काम कर सकते हैं या पैरासाइट की तरह ये काम कर सकते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव, ये पुराने रिश्तेदार हैं बेटा एनिमल के। 4 मेजर ग्रुप में हमने प्रोटोजोन्स को डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है मेरे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड का मतलब अमीबा जैसा दिखने वाले, अमीबा जैसे दिखने वाले प्रोटोजोन को अमीबॉइड कहा गया है। 3 लाइनें लिखी हैं कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रह सकते हैं। मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, आप जो सेल मेम्ब्रेन को आप इस तरीके से देख रहे हो आगे बढ़ते हुए, तो ये सेल मेम्ब्रेन ही मुड़ती तोड़ती तो ऐसा लगता है कि सेल के हाथ पैर निकल आए, तो ये झूठे हाथ पैर हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब ये झूठा होता है। मैरीन फॉर्म है, अगर मैरीन होगा तो सिलिका सेल पाई जाएगी सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, पैरासाइट भी हो सकते हैं। अमीबियोसिस कौन सी बीमारी कॉज करते हैं बेटा, अमीबियोसिस, जिस बीमारी को कॉज करते हैं उसे अमीबियोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन को यहां पे रखा गया है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कौन है, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप और ईदर फ्री लिविंग, ये पैरासाइट होंगे। अब नाम ही फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला बेटा जरूर होगा। पैरासिटिक फॉर्म में डिजीज कॉज करने की क्षमता रखते हैं। जैसे एक डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, और इसको कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा। और कौन सी मक्खी इसको लेकर के आती है, सीसी फ्लाई। ये सीसी फ्लाई नाम की मक्खी, वैसे ही अफ्रीकन डिजीज है, अफ्रीका में खोजी गई थी। अफ्रीका के जंगलों में जो लोग रहते हैं उनको ये मक्खी अगर काट खाती है तो ये पैरासाइट इनके ब्लड में पहुंच जाता है। अब ये ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से ब्रेन में, हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है। ब्रेन में नींद वाला सेंटर जो है, नींद को कॉज करने वाला सेंटर अफेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से मनुष्य को लगातार नींद आने लगती है। तो शुरुआत में ये डिजीज पकड़ में नहीं आती, बाद में अत्यधिक सोते 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 ही मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो सोने की वजह से, नींद आने की वजह से जो मृत्यु हो, स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी थर्ड कैटेगरी है सीलिएटेड प्रोटोजोन। ऐसे प्रोटोजोन एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सीलिया होते हैं और वो भी हजारों की संख्या में होते हैं। इनके पास बेटा एक कैविटी आप देख पा रहे हो, इस कैविटी का नाम गलेट बोलते हैं। ये कैविटी गलेट बोलते हैं, इसमें फूड को कैप्चर करा जा सकता है। तो जो सीलिया के द्वारा वाटर करंट इधर आ रहा है उसमें जो भी फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन होंगे इनको इसी गलेट में रखा जाएगा, दैट ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडन फूड टू बी स्ट्रीम्ड इनटू द गलेट। एग्जाम्पल इसका बेटा आपके पास बहुत अच्छा है, पैरामीशियम। नेक्स्ट, इसके बाद स्पोरोजोन्स आते हैं, लास्ट कैटेगरी है। इनमें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। मोस्ट नोटोरियस जैसे प्लाज्मोडियम, बेटा बताइए कौन सा सबसे घातक प्लाज्मोडियम होता है, आपको पता है, लीथल कॉज करने वाला मलेरिया, याद है प्लाज्मोडियम, आप पूरा नाम बताइए। फैल्सीपेरम, बहुत बाद में याद आया भाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया आपने पढ़ा होगा। तो उसमें सबसे घातक कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में जानकारी आपको दी गई है। तो विच कॉजेज मलेरिया अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो बहुत ज्यादा लोग इससे अफेक्ट होते हैं, जाड़ा लग करके फीवर आता है।
फिर फंजाई की बात कर लेते हैं जल्दी से। फंजाई में देखने को क्या मिलेगा, तो फंजाई कंस्टिट्यूट करता है एक यूनिक किंगडम, क्योंकि इसमें सबके सब हेट्रोट्रॉप्स हैं और उसमें भी मोस्टली सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मार्फोलॉजी में, हैबिटाट में। अब आपने अवश्य देखा होगा फंजाई को मॉइस्ट ब्रेड या रॉटन फ्रूट पे ग्रो करते हुए। कुछ कॉमन मशरूम लाइक भी फंजाई होते हैं जो ईडेबल होते हैं, जैसे टोड स्टूल्स, ये भी फंजाई हैं। व्हाइट स्पॉट आपने सीन किए होंगे मस्टर्ड लीव पे, सरसों की पत्ती पे, ये भी बेटा एक पैरासिटिक फंजाई है जिसे हम पक्सीनिया के नाम से जानते हैं। इसे रस्ट फंजाई कहा जाता है, रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जांपल यीस्ट यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। यीस्ट का फुल फॉर्म क्या है बताइए, बायोलॉजिकल नाम जानते हैं? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अदर फंजाई जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट एनिमल में, wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are the source of antibiotics, example beta penicillium. Fungi are cosmopolitan हैं and occurs in air, water, soil, animals and plants में. They are preferred to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? क्यों रखते हैं बताइए, क्यों रखा जाता है इनको, फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है? कि रूम टेम्परेचर पे फंगस उसे नुकसान पहुंचा सकता है, फंजाई लग जाएगा, लेकिन ठंडा होगा तो फंगस नहीं लगने लगेगा। तो बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखना पसंद करते हैं। उसके बाद आइए, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई सबके सब कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इनकी बॉडी बेटा लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिन्हें हम लोग हाइफी कहते हैं। इस प्रकार के ये हाइफी होते हैं और हाइफी का नेटवर्क कहलाता है बेटा माइसीलियम। इसे क्या बोलते थे हो, द नेटवर्क ऑफ द हाइफी इज नोन एज द माइसीलियम। देखिए लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ द हाइफी इज नोन एज द माइसीलियम, बाकी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी है, ये दिस इज कॉल्ड बेटा हाइफी। ये हाइफी, एक हाइफी ये है। सम हाइफी कंटिन्यू ट्यूब फिल्ड होते हैं। देखिए ये हाइफी मान लीजिए ऐसा है, देखिए इसमें कोई भी सेप्टा नहीं, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये कंटिन्यूअस वाला है। लेकिन कुछ में सेप्टा होता है तो इन्हें ब्रांच हाइफी या सेप्टेट हाइफी के नाम से जानते हैं। तो सम तो कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसे वाले मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि इनमें ब्रांचिंग नहीं है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कहे गए, लेकिन इनमें ब्रांचिंग है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होंगे। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, पहले वाले सिनोसिटिक हाइफी हैं। अदर में सेप्टा होंगे, क्रॉस वॉल होगा तो इनको सेप्टेट हाइफी कहा जाएगा। फिर इनकी सेल वॉल को देखें तो इनकी सेल वॉल काइटिंग और पॉइलोसैकेराइड्स की, पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती। मोस्ट ऑफ फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट की सरफेस से, इसीलिए इनको मृतोप जीवी या सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। वह फंजाई जो लिविंग प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंड होते हैं उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। फिर पैरासाइट दो प्रकार के होंगे, एक एक्टो और एंडो। लेकिन बेटा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बना सकते हैं। एल्गी और फंजाई का हमें एसोसिएशन दिखता है लाइकेन के रूप में। तो जहां पर हम लोग एल्गी के कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते हैं, फाइकोबायोंट, और फंजाई वाले कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, माइकोबायोन्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ जैसा माइकोराइजा के साथ भी संबंध बनाते हैं। नेक्स्ट, फिर रिप्रोडक्शन देखने को देखते हैं कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव, जैसे फ्रेगमेंटेशन, एक ही फंजाई के टुकड़े हो जाना बेटा फ्रेगमेंटेशन। फिशन, एक फंजाई के बीचों बीच से दो टुकड़े हो जाना। बडिंग, एक फंजाई में ही छोटा सा बेटा बड निकल आना, बड का ग्रो करना और बड फिर बाद में निकल करके एक बड़ा फंजाई बना लेना। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स बना करके। कुनीडिया, तो कुनीडिया बनाता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाता है, चलने वाले स्पोर्स जू स्पोर्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के द्वारा होते हैं, ऊ स्पोर, एस्कस स्पोर, बेसिडियो स्पोर्स के नाम से जानते हैं। वेरियस स्पोर प्रोड्यूस होते हैं एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में और इसका नाम है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनेगा बेटा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनाने के लिए होती है। फिर सेक्सुअल साइकिल को बात करें तो इसमें 3 स्टेप्स के द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। पहला स्टेप होता है
कि जैसे एक ये प्रोटोप्लाज्म वाला है सेल, एक ये प्रोटोप्लाज्म वाला सेल है, दोनों पास पास आ जाते हैं, चाहे ये मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल गैमीट होंगे, दोनों पास में आ जाएंगे। पास में आने से क्या होगा, इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में, दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। यहां जो ये न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, इसे कैरियोगामी कहा जाएगा। फिर जब फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा, जिसे कहा जाएगा 2n डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड होगा तो इसमें हम रिडक्शन डिवीजन कर देंगे, दैट इज मियोसिस कर दिया जाएगा। मियोसिस कर देने से हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। मियोसिस कर देने से क्या होगा बेटा, हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, फिर जब फंगस रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली तो टू हैप्लॉयड हाइफी कंपेटेबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर और फ्यूज हो जाती हैं। कुछ फंजाई में, सम फंजाई, फ्यूजन और टू हैप्लॉयड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल, तुरंत डिप्लॉयड सेल बन जाती हैं। लेकिन कुछ फंजाई में ऐसा नहीं होता, मोस्टली बेसिडियोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि फंजाई के जो हाइफी हैं पास में आए, सेल पास में आए, तुरंत उनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए। एक उनमें इंटरविनिंग स्टेज आती है जिसका नाम है डाइकैरियोटिक स्टेज। डाई का मतलब दो, अकैरियोटिक का मतलब कैरियन। तो एक ही सेल में जब आपको दो न्यूक्लियस दिखें, दैट इज n+n कंडीशन दिखे, तो इसे कहा जाता है डाइकैरियन। डाइकैरियन कंडीशन कहां पाई जाती है वो याद कर लीजिए, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज। अकर सच अ कंडीशन इज कॉल्ड अ डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियोस फेज ऑफ फंगस। लेटर क्या, बाद में क्या होता है, ये आपस में पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज हो जाएंगे, सेल्स डिप्लॉयड हो जाएगी, फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी जिसमें रिप्रोडक्शन डिवीजन हो जाएगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे, जैसा अभी पीछे बताया। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पे, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पोर्स फंजाई कैसे बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी इसकी कैसी है, इस बेसिस पे हमने बेटा फंजाई को बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड करने के बाद इस तरीके की आपको चार कैटेगरी देखने को मिलेगी। चार कैटेगरी है, पहली फाइकोमाइसिटीज, दूसरी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी बेसिडियो और चौथी ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर आप मुझसे पूछे कि सर याद कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा आप ड्यूट्रोमाइसिटीज याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो जो परफेक्ट ही ना हो फंजाई, जिसे हम समझे ही ना परफेक्ट फंजाई, उसे हम कहेंगे इम्परफेक्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज पाई जाती है, इसमें स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नहीं है, इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। तो पहला है फाइकोमाइसिटीज, देखते हैं जरा। तो ये पाए जाते हैं बेटा एक्वेटिक हैबिटाट में। थोड़ा पानी पी लिया जाए, पानी पिलवाइए। ये आइए। हाँ तो बेटा हम लोग कहाँ थे, फाइकोमाइसिटीज दैट इज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ठीक है, ऑब्लिगेट, देखिए दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक है ऑब्लिगेट और एक है फैकल्टेटिव। दोनों को समझेंगे जरा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो चीज आपके लिए 100% एसेंशियल है, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। जैसे अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सांस लेते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो ये कंडीशन आपके लिए ऑब्लिगेट है। लेकिन आप ऑक्सीजन के बिना कोई अदर गैस में भी सांस लेकर के दिखाइए, सल्फर में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन के बिना भी रह के दिखाइए, तो आपको कहा जाएगा कि आप फैकल्टेटिव हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ही कंडीशन में रह सकते हैं, उसके बिना मर जाएंगे आप, तो ऑब्लिगेट। और अगर आप डिफरेंट कंडीशन को एक्वायर कर सकते हैं तो फैकल्टेटिव कहा जाता है। तो आपने सुना होगा ऑब्लिगेट एरोब्स, मतलब ये ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में रहेंगे। ऑब्लिगेट एनारोब्स, इनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एनारोबिक कंडीशन ही होना चाहिए। अगर एरोबिक कर दिया तो मर जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने सुना होगा फैकल्टेटिव एरोब्स, मतलब जरूरत पड़ी तो एरोबिक बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो एनारोबिक काम करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ एस्कोमाइसिटीज में सैक लाइक फंजाई पाए जाते हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली ही कोई ऐसा होगा जो यूनिसेलुलर दिखेगा जैसे ईस्ट, इसे सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से जानते हैं। फिर बेसिडियोमाइसिटीज को देखते हैं। कॉमेलिनी इसकी नोन फॉर्म है बेसिडियोमाइसिटीज की, मशरूम ब्रैकेट फंजाई पफबॉल के नाम से जानते हैं। ये सॉइल में लकड़ी के लट्ठों पे, ट्री स्टेम्स पे, लिविंग प्लांट बॉडी पे पैरासाइट की तरह, कभी रस्ट और स्मुट्स की तरह दिख सकते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कह सकते हैं क्योंकि इनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है या वेजिटेटिव पाया जाता है। फिर माइसीलियम की बात करें, इसका माइसीलियम बेटा आसेप्टेट होगा। आसेप्टेट मतलब इस प्रकार का होगा और इसमें फ्लूइड फिल्ड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट को। इसका हाइफी कैसा होगा? इस तरीके से ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा, ब्रांच सेप्टेट। इसका भी ब्रांच सेप्टेट, इसका भी ब्रांच एंड सेप्टेट। नेक्स्ट फिर बात करें इधर फाइकोमाइसिटीज में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा जू स्पोर्स के द्वारा होगा, और ये सभी मोटाइल होते हैं क्योंकि जू वर्ड लगा है। या एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होगा, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स बेटा अंदर ही स्पोरेंजियम में पैदा होते हैं, तो एंडोजीनियसली। ठीक है, फिर यहां आइए फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर्स कुनीडिया कहलाते हैं। ये बाहर की ओर उगते हैं एक्सोजीनियसली स्पेशल माइसीलियम पे, जिन्हें कोनोडियोफोर्स कहा जाता है। कोनोडिया जर्मिनेट होकर के माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। बेसिडियोमाइसिटीज में देखिए असेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में देखिए रिप्रोडक्शन ओनली बाई असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा हो सकता है, जो कोनिडिया बनाता है। जब सेक्सुअल स्पोर फॉर्म कभी भी इस फंजाई की मिलेगी, डिस्कवर्ड की जाएगी, तो इसे यहां से मूव करवा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इसकी राइट क्लास जो जहां से बिलोंग कर रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जब फाइकोमाइसिटीज में अगर दो गैमीट फ्यूज होते हैं तो जाइगोस्पोर बनता है। दीज गैमीट सिमिलर हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, तो इसे आइसोगैमस कहा जाएगा। अगर डिफरेंट होंगे तो इसे एनआइसोगैमस कहा जाएगा। और फीमेल बड़ी होगी, नॉन मोटाइल होगी, और मेल मोटाइल होगा, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को ऊगैमस कहा जाएगा। फिर इसमें आ जाइए एस्कोमाइसिटीज में, सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कस्पोर्स कहा जाता है, जो कि अंदर ही पैदा होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे एस्काई कहते हैं या इसे एस्कस बोलते हैं। ये जो एस्काई हैं बेटा डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज रहते हैं, इन्हें बेटा एस्कोकार्प के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग अब चूंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं तो वहां बात नहीं की, तो तीसरी टेबल ये बेसिडियो की है। यहां पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं बेटा अब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी किसके द्वारा होगी? हाइफी के द्वारा। तो ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक, अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। कैरियोगैमी और मियोसिस फिर बाद में हो जाएगा, जिससे बेसिडियम 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होंगे बेसिडियम पे। बेसिडिया अरेंज होगा फ्रूटिंग बॉडी में, जिसे हम बेसिडियोकार्प के नाम से जानेंगे। उसके बाद देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मुल्ड, मेंशन अर्लियर किया गया, एल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंजाई, मस्टर्ड। एस्परजिलस इसके एग्जाम्पल हैं, क्लेविसेप्स यहाँ बना भी है, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम बेटा एक्सटेंसिवली जेनेटिक कामों में, बायोकेमिकल वर्क में यूज करते हैं। इसके कुछ मेंबर जैसे मोरेल, ट्रफल, ये एडिबल होते हैं और डेलिकेसी, सलाद के रूप में खाए जाते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल एगरिकस है, मशरूम है बेटा, स्टीलागो स्मुट और पक्सीनिया रस्ट फंगस। ड्यूट्रोमाइसिटीज में देखिए कह रहा है कि वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज मेंबर ड्यूट्रोमाइसिटीज की अगर डिस्कवर कर ली गई तो इसे ऑफन एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोजोमाइसिटीज के मेंबर के साथ डाल दिया जाता है। फिर सेप्रोफाइट या पैरासाइट वाले लार्ज नंबर इसमें से डीकम्पोजर्स होते हैं, लिटर बनाते हैं, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग,
सम एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट, फिर आपका आ जाता है प्लांटी। तो प्लांटी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, प्लांटी के बारे में आपने समझा हुआ है पहले से। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट के कुछ मेंबर हैं जो पार्शली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, पैरासाइड हैं। इसका एग्जांपल है ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है। फिर प्लांट सेल हैव अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल इसमें दिखेगी जो कि मेनली मेडअप होगी सेलुलोज की। इसको हम आगे पढ़ेंगे बेटा। प्लांटी में बेटा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। फिर उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। एक डिप्लॉयड फेज होता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हो, एक हैप्लॉयड फेज होता है जिसे एन के नाम से जानते हो, गैमेटोफिटिक स्टेज, दैट अल्टरनेट चलते रहते हैं। इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। फिर लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लीविंग डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग करता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में। फिर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम आगे डिटेल क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर किंगडम एनिमिलिया आ जाता है। किंगडम एनिमिलिया को हम लोगों ने पढ़ा है। कैरेक्टर क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल नहीं होगी, दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, प्लांट वगैरह पे, डाइजेस्ट करते हैं फूड को, इंटरनल कैविटी में स्टोर करके रख सकते हैं फूड को ग्लाइकोजन के रूप में या फैट के रूप में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, इसका मतलब है फूड का इंजेक्शन करते हैं कंप्लीटली, फॉलो करते हैं डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को, ग्रो हो जाते हैं एडल्ट के फॉर्म में, हैव अ डेफिनेट शेप साइज, हाई फॉर्म, हैव एलाबोरेट सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, न्यूरोमोटर्स मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम कैपेबल हैं बेटा चलने फिरने के लिए, लोकोमोशन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो कॉपुलेशन मेल फीमेल के बीच होता है जिसके द्वारा एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। कुछ इसके फीचर्स आगे दिए गए हैं। फिर वायरसेस की हम बात कर लेते हैं। अब वायरसेस की बात करते हैं तो 5 किंगडम में वायरसेस का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस की कोई जगह बच्चों है भी नहीं, ठीक है। तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर ने मेंशन नहीं किया लाइकन्स के बारे में, आसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में और प्रियॉन्स के बारे में। ऑल ऑफ हम लोगों के कभी ना कभी कोई ना कोई इल इफेक्ट आया हुआ है जिसे हम कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। ये कॉमन कोल्ड क्या है बेटा? फ्लू। जनरली इसको किस नाम से जानते हैं? कॉमन फ्लू या फ्लू के नाम से जानते हैं। हैव अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएटेड विद आवर कंडीशन। वायरसेस को हम जानते हैं कि ये इन्होंने कोई भी स्थान नहीं पाया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। कंसीडर्ड हम इनको ट्रूली लिविंग नहीं कर सकते इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल स्ट्रक्चर। वायरस के पास बेटा सेल नहीं होती, इस तरीके से एक प्रोटीन का कैप्सूल होता है, अंदर डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रूली सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए वायरसेस को हम ट्रू लिविंग मान नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है कि वायरसेस को हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानते हैं जिनको कैरेक्टराइज किया गया है एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के द्वारा आउटसाइड द लिविंग सेल। आउटसाइड द लिविंग सेल देखोगे तो ये इनर्ट स्ट्रक्चर है, अक्रिय स्ट्रक्चर जो क्रियाशील नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा। आप टोबैको मोज़ेक वायरस को इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी आपकी कैप्सिड लगी हुई हैं और इस तरीके से आपका आरएनए लगा हुआ है। टीएमवी है ये टोबैको मोज़ेक वायरस, और ये एक बैक्टीरियोफेज दिया गया है जिसमें ये हेड है, ये कॉलर है, ये शीथ है, ये टेल फाइबर्स हैं, ठीक है। इन्हीं को स्प्रॉन्स भी बोलते हैं, स्प्रॉन्स। फिर वायरस के बारे में और देख लेते हैं। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। किसी भी सेल में जब ये इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए ये लिविंग सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया गया, इसके अंदर वायरस गया, तो वायरस का केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है
और ये जेनेटिक मटेरियल जा करके ओरी के साथ बैठ जाता, ओरी साइट के साथ, और मनचाहा काम अपना कराने लगता है। कहता है भैया अब हमारे लिए तुम कपड़े बनाओ। तो ये नई नई फिर वायरसेस की कॉपियां बनाना शुरू करता है। तो वुड यू कॉल वायरस लिविंग या नॉन लिविंग? तो हम क्या कहेंगे? दे आर नाइदर लिविंग नीदर नॉर नॉन लिविंग, दे आर कनेक्टिंग लिंक। इन्हें हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के नाम से जाने। फिर वायरसेस मींस वेनम। वायरस का लैटिन वर्ड में मतलब क्या है? विष, जहर, पॉइजनस फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इवानोवास्काई नाम के साइंटिस्ट हुए 1892 में। इन्होंने सर्टेन माइक्रोब्स को देखा जो ऑर्गेनिजम्स को मोज़ाइको डिजीज कॉज कर रहे थे, दैट इज टोबैको मोज़ाइक, टीएमवी डिजीज कॉज कर रहे थे। तो टीएमवी को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए? दिमित्री इवानोस्काई। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। आप कैसे पता चला होगा? कोई ऐसा फिल्ट्रेशन लगाया होगा जिसमें बैक्टीरिया तो फंस सकते हैं लेकिन वायरसेस मूव कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया ऊपर ऊपर फंस गए होंगे लेकिन वायरसेस निकल गए होंगे। फिर इस फिल्ट्रेट को जब दूसरे प्लांट पे डाला तो देखा वही डिजीज हो रही है। तो उनको समझ में आया कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज नहीं है, कुछ ना कुछ प्राणी ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से छोटे हैं। ये कौन थे? वायरसेस थे। बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया, प्रूफ ऑफ फिल्टर से पास कर जा रहे थे। फिर MW बेजरनिक आए 1898 में। इन्होंने बताया कि अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल करके टोबैको पे डाल दें तो हेल्दी प्लांट में भी ये डिजीज हो जाती है, न्यू पैथोजन उस पे आ जाते हैं। इनको हम वायरसेस कहते हैं। कॉल्ड एज, और इन्होंने क्या बताया? फ्लूड एज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम। इसका अर्थ होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर इसके बाद स्टेनले आए। इनका नाम WM स्टेनले है। 1935 में इन्होंने सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज करना बताया कि हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और वायरसेस के क्रिस्टल बना सकते हैं। कंटेन, जिसमें लार्जली हमें क्या दिखता है बेटा? प्रोटीन्स देखने को मिलती है। फिर दे आर, वायरसेस क्या हैं? इनर्ट हैं जब तक ये सेल के बाहर हैं। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब इनको होस्ट चाहिए, 100% होस्ट चाहिए ही चाहिए, वरना लिविंग नहीं होंगे। अंदर आ जाते हैं तो लिविंग। फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसा मैंने बताया, प्रोटीन का कोट बाहर होता है, अंदर क्या होता है? तो बाहर की ओर प्रोटीन होता है लेकिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है और यह जेनेटिक मटेरियल वरना DNA हो सकता है अथवा तो RNA हो सकता है। ऐसा कोई भी अभी तक हमारे पास वायरसेस नहीं है जिसमें बेटा RNA और DNA दोनों पाया जाता हो। वायरसेस में वरना होगा तो RNA होगा अथवा क्या होगा? DNA होगा, कोई एक चीज ही होगी। ठीक है। ये वायरसेस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? इस तरीके से प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है, अंदर न्यूक्लियस, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल ही बेटा इन्फेक्शियस होता है। प्रोटीन कोट इन्फेक्शियस नहीं होता क्योंकि प्रोटीन कोट अंदर नहीं जाता है, जेनेटिक मटेरियल ही होस्ट के अंदर जाता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड वाला RNA होता है और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास वरना तो सिंगल अथवा तो डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा तो ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड होगा। फिर बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA रखते हैं। फिगर में भी आपको दिखाया गया है। फिर प्रोटीन कोट की बात करें तो ये कैप्सिड का बना होता है। ये कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट हैं। स्मॉल सब यूनिट्स को कैप्सोमियर्स के नाम से जानते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। फिर जो कैप्सोमियर्स होती हैं ये अरेंज हो सकती हैं हेलिकल स्ट्रक्चर में, पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स बना सकती हैं। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक, कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं? तो मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है। एड्स ह्यूमन में जो होता है वो भी वायरस की ही वजह से होता है। प्लांट में सिम्टम्स हो सकते हैं बेटा मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ का कर्ल हो जाना, लीफ का येलोइश हो जाना, वेन क्लियरिंग, वेन का साफ हो जाना, तो प्लांट का बौना रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ दिखना, ये प्लांट में सिम्टम होते हैं वायरस इन्फेक्शन के। उसके बाद हम वायरॉइड्स की बात करेंगे बेटा।
वायरसेस से छोटे जो होते हैं उनको वायरॉइड कहा गया है। 1971 में टीओ डिनर नाम के साइंटिस्ट ने एक नए इन्फेक्शियस एजेंट की खोज की जो कि वायरस से भी छोटा था। ये पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज को कॉज करता था। इसके पास बाद में देखा गया कि ये केवल एक फ्री आरएनए था, इस पर कोई भी प्रोटीन का कोट नहीं था। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस इसी का नाम रख दिया गया वायरॉइड। वायरॉइड का मतलब है जो वायरस से भी छोटा हो। आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ द, ये भी बात है कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम प्रियॉन्स की बात करेंगे। पी फॉर प्रियॉन्स, प्री का मतलब प्रोटीन्स। अब वायरॉइड में तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए था और इसमें केवल इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में फाउंड किया गया एक ट्रांसमिटिव एजेंट जिसका नाम रखा गया प्रियॉन्स बेटा। ये अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है। एजेंट ये सिमिलर था बेटा, वायरसेस के ही जैसा इन्फेक्शन कॉज करता था। these एजेंट्स को प्रियॉन्स कहा गया। मोस्ट नोटेबल डिजीज इसके द्वारा जो होती है उसे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएसई या कुरू डिजीज। इसको शुरुआत में कुरू डिजीज के बारे में आप लोग पढ़िएगा बेटा। ये एक शायद नामीबिया वगैरह में जहां पर है, तो वहां पर नामीबिया वगैरह में जो आदिवासी जनजातियां होती थी उनकी एक प्रथा थी कि जो आदमी मर जाता था, मृत जीव के ब्रेन को खाया जाता था, मृत मनुष्य के ब्रेन को खाया जाता था। तो उसकी वजह से इनको ये प्रियॉन्स हो रहा था, प्रियॉन्स का इन्फेक्शन हो रहा था। तो ये सब इन्फेक्शंस हो रहे थे। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज, तो ये जानवरों में भी बेटा देखा गया है। कैटल इत्यादि में, गाय या भैंस में पागल होकर मारने को दौड़ती है, तो मैड काउ डिजीज के नाम से जाना जाता है। और इसी का एक एनालॉग वेरिएंट है जिसे क्राउज़ेकअप डिजीज के नाम से जानते हैं, सीजेडी ह्यूमंस में। नेक्स्ट आपका बेटा, फिर लाइकेंस आ जाते हैं। लाइकेंस बेटा बने हुए हैं एल्गी, एल्गी प्लस फंजाई से। फंजाई वाले को कहते हैं माइकोबायोन्ट और एल्गी वाले को कंपोनेंट को कहते हैं फाइकोबायोन्ट। तो लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब दोनों का फायदा है। इसे म्यूचुअलिज्म में भी रख सकते हैं बेटा। तो म्यूचुअली रिलेशनशिप है बेटा एल्गी और फंजाई के बीच। अगला पॉइंट है कि एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं जबकि फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं। अब इसमें से ऑटोट्रॉपिक कौन है? तो ऑटोट्रॉपिक है एल्गी, और हेट्रोट्रॉपिक कौन है? तो वो है बेटा फंजाई। फिर एल्गी प्रिपेयर करता है, ऑटोट्रॉपिक है तो फूड को प्रिपेयर करेगा फंजाई के लिए। फंजाई रहने की जगह प्रोवाइड करेगा और प्लांट के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके रखेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा अपने पार्टनर के लिए। तो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ लाइकन नेचर एंड वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। एक लाइकन में दोनों ही प्राणी रहते हैं। लाइकन बहुत अच्छे पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। जहां पर भी पॉल्यूशन होता है, जो एरिया ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, वहां लाइकन कभी भी ग्रो नहीं हो सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, यहां पर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। तो ये आपका था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वन शॉट। आप जाकर के इसको रिवाइज करेंगे। आई होप सो आपके लिए अच्छा रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे बेटा।